बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नॉवल सितारा शाम जिसकी राइटर है आमना रियाज, उसकी ये 36वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। मावा के लिए समीना का जुमला ना सिर्फ गैर मुतवक्के बल्कि हैरान कुन भी था। उसकी मुसलसल खांसी से उखड़ी हुई सांस चंद मिनट में संभली, तब उसने सर उठाकर बगौर समीना को देखा। वो उसे पानी पिलाकर और उसकी पीठ सहलाकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ रही थी। उनकी आंखों पर अभी तक नज़र का चश्मा लगा हुआ था और तासुरात इतने नॉर्मल थे जैसे चंद मिनट पहले उनके मुंह से कोई अजीबोगरीब बात ही ना निकली हो। मावा को लाजा भर के लिए शक गुजर आया कि उन्होंने कोई बात की भी थी या नहीं। मम्मी, वो उन्हें पुकार बैठी। अखबार उठाए हुए समीना ने उसे पल भर के लिए नज़र उठाकर देखा। आपने अभी जो कहा था वो दोबारा कहिए, ताकि तुम्हें एक बार फिर खांसी का दौरा पड़ जाए। समीना ने अखबार खोलते हुए संजीदगी से कहा। मावा कुछ बोल नहीं सकी। उसके दिलो दिमाग पर अजब कैफियत वार्द हो रही थी, जैसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल था। वो बेयकीन थी, हैरान थी और थोड़ी सी नागवारी भी महसूस हो रही थी। आखिर क्या सोचकर उसकी माँ ने ऐसा मुतालबा किया था। मम्मी, दैट्स नॉट फ़नी, बल आखिर उसने कहा। हाँ बिल्कुल ठीक, इसमें फ़नी तो कुछ भी नहीं है। समीना अभी भी पुरसुकून थी। मम्मी, बेजार होती वो अपना सर हाथों में गिराकर बैठ गई। देखो मावा, समीना ने अखबार एक तरफ रखकर अपना रुख उसकी जानिब मोड़ा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने उस वक्त के लिए बहुत इंतज़ार किया। बरसों से कहीं दिल के कोने में ये ख्वाहिश छुपी हुई थी कि मुझे रजब के कातिल को सज़ा दिलवानी है, और इसका अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम हवेली जाओ और रजब के कातिल के ख़िलाफ़ सबूत लेकर आओ। समीना का लहजा मिन्नत भरा था। जी हाँ, और वहाँ तो जैसे कोई प्लेट में रख कर मुझे सबूत पकड़ा देगा। मावा बदकी। नहीं, ये इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें वहाँ छानबीन करना पड़ेगी और बिलाशुबा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें ये काम करना है मावा। जस्ट अ मिनट। मावा को कुछ ख्याल आया था। मैं वहाँ किसके खिलाफ सबूत ढूंढने जाऊँ, जबकि बाबा का कत्ल नहीं हुआ था। आपने कल खुद बताया कि उन्हें सर्दी लग गई और इसी वजह से उनकी डेथ हुई थी। हाँ, पहले पहल। दरअसल मैं यही समझती रही थी, मुझे खुद हकीकत का इल्म कुछ अरसा बाद हुआ। क्या मतलब? मावा का लहजा उलझन अमेज था। मतलब? समीना के लहजे में दुख घुल मिल गया। तुम्हारे बाबा के बाद मेरी जहनी हालत बहुत ख़राब थी। बेवगी का दुख हर उस औरत के लिए तकलीफ़ दे होता है जो अपने शौहर से बेतहाशा मोहब्बत करती हो, लेकिन मेरे मसाइल ज़्यादा थे। मेरे साथ तुम थी और कोई मेरे आगे पीछे नहीं था। फैज़ान और फ़याज़ भाई से सालों से राब्ता मुनक़ता हो चुका था। मुझे ये भी फ़िक्र सताती कि तुम्हें लेकर मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मैं जानती थी जल्द या बदीर मुझे हवेली से निकाल ही दिया जाएगा। अपनी तरफ से तो जन्नत बीबी ने ये भी एहसान ही किया था कि मुझे इद्दत पूरी होने तक हवेली में रहने दिया, लेकिन इद्दत ख़त्म होते ही मुझे हवेली से दफ़ा होने का हुक्म मिल गया। मुस्तकीम ने, तुम्हारे सौतेले चचा ने मुझ पर एहसान किया। वो कहीं से फ़याज़ भाई को ढूंढ लाए गो कि मैं हवेली से निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मेरे पास वहाँ क़याम का कोई जवाब भी नहीं था। इसलिए मैंने चुपचाप अपना मुख्तसर सामान समेटा और फ़याज़ भाई के साथ चल दी। लेकिन इससे कुछ देर पहले जन्नत बीबी ने हमें हवेली के किसी कमरे में बुलवाया और कुछ अदालती कागजात फ़याज़ भाई के सामने रख दी। बकौल उसके ये कागजात रजब की वसीयत थी, जिसके मुताबिक उन्होंने अपने हिस्से की जायदाद जन्नत बीबी की सरपरस्ती में दे दी थी और उसे जायदाद की देखभाल के लिए मुकर्रर किया था। और वो सारी जायदाद रजब की इकलौती बेटी को, यानी तुम्हें 18 साल की उम्र में पहुंचने के बाद मुंतकिल होना थी। जन्नत बीबी ने फ़याज़ भाई से कहा कि वो जहां मर्ज़ी ले जाकर इन कागजात की जांच पड़ताल करवा सकते हैं, लेकिन इस वक्त फ़याज़ भाई अपनी कुछ मुश्किलात में गिरफ़्तार थे और उनके माली हालात भी कुछ ऐसे मजबूत न थे कि वो जन्नत बीबी जैसी बहादुर औरत के ख़िलाफ़ कुछ कर पाते। सो वो खामोशी से उसकी बात मान गए। मेरी ज़हनी हालत उस वक्त ऐसी हरगिज़ न थी कि किसी बात पर गौर कर पाती, वरना मैं बड़े आराम से ये सवाल उठा सकती थी कि जिस जायदाद के असूल के लिए रजब इतने महीनों से उस औरत के पीछे लगे हुए थे और जो बलाखिर उन्हें मिल रही थी, वो उसी औरत को अपनी बेटी का सरपरस्त कैसे मुकर्रर कर सकते हैं। बहरहाल मैं फ़याज़ भाई के साथ आ गई। भाई और भाभी की दिलजोई ने मेरी बड़ी ढाढ़स बंधाई थी। मेरी ज़हनी हालत नॉर्मल होने लगी। तभी एक रोज़ जन्नत बीबी मुझसे मिलने चली आई। वो अपने साथ बेतहाशा तोहफे लाई थी। मैं उसके रवैये से हैरान थी। शायद पहली और आखिरी बार उस रोज़ उसने तुम्हें प्यार किया और मेरी खैरियत बड़ी मोहब्बत से दरियाफ्त की। मैं उसके रवैये पे हैरान थी। तब जन्नत बीबी ने भाभी से कहा कि वो कुछ देर के लिए हमें तन्हा छोड़ दे। वो मुझसे कोई बात करना चाहती थी। भाभी खुशी खुशी कमरे से चली गई, लेकिन मुझे सरासमगी ने घेर लिया। मैं जन्नत बीबी से मरूब रहती थी और उसकी मौजूदगी में मेरे दिल पर अजीब नाकाबिल फ़हम सी हैबत तारी हो जाती थी। उस वक्त भी यही हुआ। भाभी जाते हुए तुम्हें भी साथ ले गई थी। मैं मरूब अंदाज में सर झुकाए बैठी थी और मेरे हाथ बाकायदा लर्ज रहे थे, और बात करते करते समीना की आवाज़ बतदरीज कम होती गई थी, यहाँ तक कि वो उस मंज़र में खो गई जब जन्नत बीबी
बड़े पुरतमकनत अंदाज में उनके सामने बैठी हुई थी और समीना के हाथ कँपा रहे थे। जन्नत बीबी ने चंद मिनट उनके झुके हुए सर को देखने के बाद खामोशी को तोड़ दिया था। यहाँ कब तक रहोगी? जी। समीना ने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर जन्नत को देखा था। वो औरत हमेशा समीना को खुद से बुलंदतर नज़र आती थी। मेरा मतलब है तुम्हारा भाई तुम्हें कब तक अपने साथ रखेगा? भाइयों के लिए जल्द या बधिर ऐसी बहनें जिनके शौहर मर चुके हों या उन्हें छोड़ चुके हों बोझ बन जाती है। तुम्हारा गरीब मस्कीन सा भाई कब तक तुम्हारा बोझ अपने कंधों पर उठाए रखेगा? उसकी खूबसूरत आवाज़ समीना पर हक़ाइक़ के कूड़े बरसा रही थी। औरत का असली घर तो उसके शौहर का घर ही होता है, शौहर जैसा भी हो, अपाहज, बेवकूफ़, गरीब, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ औरत को शौहर के घर में मिलता है वो और कहीं नहीं मिल सकता। समीना की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, आखिर वो उस पर क्या साबित करना चाह रही थी। देखो समीना, मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आती। मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आई हूँ तो तुम्हें मेरी कदर करना चाहिए और मेरा एहतराम करना चाहिए, क्योंकि मैं उन लोगों में से तो नहीं हूँ जो खुद मामूली लोगों के पास जाते हैं। ये मेरी शान के ख़िलाफ़ है, लेकिन मैंने अगर अपनी शान और आदत के बरखिलाफ़ कोई काम किया है तो तुम्हें समझना चाहिए कि ये अहम मामला ही होगा। मैं चाहती हूँ समीना, तुम मेरे बड़े बेटे से शादी कर लो। जन्नत ने भला आखिर बिल्ली थैले से बाहर निकाल ही दी थी। समीना शशदर से उसका चेहरा देख रही थी। मुझे अपने बेटे की देखभाल के लिए एक औरत की ज़रूरत है। अब ये औरत उसकी बीवी हो तो उससे अच्छी बात और क्या होगी। और तुम बिलाशुबा एक बेहतरीन खिदमतगुजार साबित हो सकती हो। फिर इस शादी से तुम्हें भी बहुत फ़वाइद हासिल होंगे। तुम्हें अपने गरीब भाई के कंधों पर बोझ बनकर पड़े रहने के बजाय हवेली में जाकर रहने का मौका मिलेगा, जिसका तुम्हें शौक़ है। तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम मिलेगा जितना तुम रजब की बीवी बनकर हासिल कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी बेटी अपनों के दरमियान रहेगी, उसे मामू के टुकड़ों पर नहीं पलना पड़ेगा। लेकिन आपका बेटा पागल है, समीना के मुंह से निकला। जन्नत बीबी के चेहरे पर वाज़ेह नागवारी दिखाई दी। उसे समीना का जुमला बुरी तरह चुभा था। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरा बेटा पागल न होता तो क्या मैं तुम जैसी बेवा औरत से उसकी शादी करने के मुतालिक सोचती? हरगिज़ नहीं, उसे कोई भी बेहतरीन लड़की मिल सकती थी। जन्नत बीबी ने नखवत से सर झटक कर कहा था। आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने सुना है मखबूतुल हवास इंसान का तो निकाह भी जायज़ नहीं होता। तुम इस झंझट में ना पड़ो तो अच्छा होगा। मज़हब की तुमसे ज़्यादा समझ है मुझे। निकाह के लिए हामी भरो, हम किसी मुफ्ती से फतवा ले लेंगे। जन्नत बीबी का अंदाज़ हनूज़ था। समीना उसका चेहरा देखती रह गई। क्या थी ये औरत? उसे समझना, उसके मुतालिक कोई गुमान पालना नहायत बेवकूफ़ी थी। ठीक था कि समीना को हवेली में जाकर रहने का शौक़ था, लेकिन ये उस वक्त की बात थी जब शुरू में उन्हें वहाँ इज़्ज़त मिलती थी और पिछले कुछ साल उन्होंने हवेली में जो तज़लील सहते गुजारे थे, इसके बाद वहाँ जाने का तसव्वुर भी मुहाल था। कुछ कैसा शर्मनाक मुआहिदा। उन्होंने गहरी सांस भरकर सर झटका। आप यहाँ से चली जाइए, मेरे लिए रजब की यादें ही काफ़ी हैं। शाबाश, तुम हमेशा मेरी तवक्कुआत पर पूरी उतरती हो समीना, और मुझे तुमसे इसी बेवकूफ़ाना जवाब की तवक्को थी। जन्नत ने तमस्खुराना अंदाज में कहा। ये सारी अफसानवी बातें होती हैं। किसी मरे हुए इंसान की यादों के सहारे ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश ऐसी है जैसे इंसान सारी ज़िंदगी टूटे हुए घड़े से पानी पीने की आस लगाकर बैठा रहे। एक पागल आदमी भी मेरे लिए टूटे हुए घड़े से ज़्यादा कुछ साबित नहीं होगा, समीना ने दुरुस्ती से कहा था। लेकिन उस पागल आदमी की वजह से तुम्हें और तुम्हारी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, जन्नत ने तेज़ लहजे में कहा था। मैं और मेरी बेटी मेरे भाई के घर में भी महफूज रहेंगे। तुम किस कदर अहमक हो। जन्नत बीबी बुरी तरह सुलग उठी, लेकिन फ़ौरन ही उसने अपने लहजे की तेज़ी पर काबू पा लिया। समझने की कोशिश करो समीना, मेरे बेटे से शादी करके तुम नुकसान में हरगिज़ न रहोगी। सिर्फ रजब की हिस्से की जायदाद ही तुम्हारी बेटी को नहीं मिलेगी, मैं अपने बड़े बेटे का हिस्सा भी तुम्हारी बेटी के नाम लगा दूँगी। और मैं ये समझ नहीं पा रही कि आखिर आप मुझे इतने लालच क्यों दे रही हैं। समीना उलझी। रजब का हिस्सा तो मावा को 18 साल की उम्र में मिल ही जाना है। अच्छा होगा आप अपने बेटे के लिए किसी और को ढूंढ लें। खैर, इस गलत फहमी में तुम हरगिज़ ना रहना कि रजब का हिस्सा तुम्हारी बेटी को इतनी आसानी से मिलेगा। क्या मतलब? मुझे क्या बेवकूफ़ समझ रखा है समीना बेगम, जन्नत बीबी ने तंज़ी अंदाज में कहा। तुम्हें लगता है रजब ने अगर मुझसे कहा था कि मावा के 18 साल का होने पर मैं जायदाद उसी के नाम मुंतकिल कर दूँ तो मैं ऐसा करूँगी? नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। अव्वल तो ऐसी कोई बात रजब ने कही ही नहीं थी, और अगर कही भी होती तो मैं हरगिज़ उसकी बात न मानती। दूसरी बात यह कि मैंने तुम्हारे भाई से झूठ बोला था, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मुझे कुछ टाइम मिल जाए और रजब की जायदाद में अपने नाम करवा सकूँ। उसके कदर इत्मीनान से कहने पर समीना शशदर सी रह गई थी। क्यों किया आपने ऐसा? बड़ी देर बाद समीना के लबों से निकला था। बड़ी है मकाना
बड़ा अहमकाना सवाल है ये, लेकिन इसका जवाब भी मैं दे देती हूँ। ज़ाहिर है मुझे रजब से ज़्यादा अपनी औलाद अजीज़ है और मैं नहीं चाहती कि मेरे मरहूम भाई शौहर की जायदाद के इस तरह से बंटवारे हों। तभी मैंने तुम लोगों से झूठ बोला और इस अरसा में जायदाद अपने नाम करवा ली। मुनासिब वक्त आने पर मैं सारी जायदाद अपनी औलाद में बांट दूँगी। तुम्हारे पास अब सिर्फ यही ऑप्शन है कि मेरे बेटे से शादी करके वापस हवेली आ जाओ और अपनी बेटी का मुस्तकबिल महफूज कर लो। आप मेरी सोच से बढ़कर घटिया साबित हो रही हैं। समीना ने एकदम नफरत से कहा था। जन्नत की पेशानी पर बल पड़ गए। ज़बान संभाल कर बात करो। क्यों संभालूं मैं? मेरी बच्ची का हक मारकर आप अपनी औलाद का पेट भरना चाहती हैं और फिर ये भी चाहती हैं कि मैं कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करूं। तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है, इसलिए अपनी ज़बान संभालो। जन्नत बीबी के लिए अपने गुस्से पर काबू पाना मुश्किल हो गया था और इसी बेवकूफ़ औरत से आप अपने पागल बेटे की शादी की ख्वाहिश लेकर आई हैं। समीना जहर लहजे में बोली। किस कदर दोगली हैं आप। सही कह रही हो तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं कि मैं अपने पागल बेटे के लिए तुम्हें मुंतखब करूं। पता नहीं मैंने तुम्हें तुम्हारी हैसियत से ज़्यादा नवाजने का कैसे सोच लिया। जन्नत बीबी ने नखवत से कहा था। नवाजने वाली आप कौन होती है? नवाजता तो अल्लाह है और कुछ लोग आप जैसे होते हैं जो अल्लाह की नवाजिशों को भी अपना हक समझकर वसूलते हैं और अपना असल मनसब भूल कर ज़मीन पर खुदा बन बैठते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह अगर नवाजता है तो उसकी पकड़ भी उतनी ही मजबूत है। वो आपको मुंह के बल ज़रूर गिराएगा। बकवास बंद करो अपनी। जा ही रही हैं तो एक आखिरी बात सुनती जाइए। बेशक मेरा भाई गरीब है, लेकिन मैं उस पर बोझ हरगिज़ नहीं हूँ और मैं रजब की जायदाद को ज़रूर हासिल करके रहूँगी। उसके मुतल्लिक तो सोचना भी नहीं। जन्नत बेगम ने इस बार बेहद इस्तज़ाई अंदाज में कहा था। जायदाद में से हिस्सा तो अब तुम्हें मरकर भी नहीं मिलेगा, ख़ुसूसन उस सूरत हाल में जबकि तुम मेरे बेटे को इनकार करके खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार चुकी हो। और जायदाद के असूल के लिए करोगे क्या? अपने भाइयों को मेरे मुकाबिल खड़ा करोगे? ज़रूर खड़ा करो, लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि तुम्हारे भाइयों को मरवाना मेरे लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा। और अगर मैं तुम्हारे शौहर को जहर दे के मरवा सकती हूँ तो फिर मैं किसी को भी मरवा सकती हूँ। उसने जैसे समीना के पैरों से ज़मीन ही खींच ली थी। रजब के मरने के बाद तुम अपने भाइयों के सहारे जी रही हो। अगर भाई भी ना रहे तो किसके सहारे जियोगी? कुछ भी करने से पहले ज़रा इस बात पर गौर कर लेना। रजब को जहर देते हुए मुझे ज़रा सा दुख हुआ था कि वो मेरे मरहूम शौहर का बेटा था, लेकिन तुम्हारे भाइयों को मरवाते हुए तो मुझे इतना सा भी दुख नहीं होगा। वो जाते जाते ज़रा देर को रुकी। समीना के हक्का बक्का चेहरे पर एक छलती निगाह डाली और बाहर निकल गई। समीना के पैरों तले से ज़मीन खींच लेने के बाद वो सर से आसमान खींच लेने का इरादा भी जाहिर कर गई थी और समीना को अपना आसमान बचाना था हर कीमत पर। कमरे में गहरी खामोशी थी। लगता ही नहीं था कि वहाँ दो नफूस मौजूद हैं। जालीदार दरवाजे से मलगजा अबर उलूद दिन झांक रहा था। मावा कदरे सर झुकाए मेज़ की सतह को घूर रही थी। उसके तासुरात से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रही है। अलबत्ता समीना की नज़रें मावा पर जमी थी। मैंने बड़ी कोशिश की कि फ़याज़ भाई मेरी बात मानकर जन्नत बीबी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने पर राज़ी हो जाए, लेकिन किसी को मेरी बात का यकीन ही नहीं आ रहा था। उनके लहजे में थकन और दुख था। क्यों? मावा ने मुताज्जिब होकर उन्हें देखा। मैंने बताया ना, तुम्हारे बाबा के इंतकाल के बाद मेरी ज़हनी हालत बिगड़ सी गई थी। मुझे बेहोशी के दौरे पड़ते और कभी कभार ऊट पटांग बातें करने लगती थी। फ़याज़ भाई ने मेरा इलाज भी करवाया। तब मैं अपने दुख से संभली और जब संभल चुकी तो जन्नत बीबी अपने जुर्म का एतराफ़ करके चलती बनी। फ़याज़ भाई ने मेरी बातों को मेरी गुज़श्ता ज़हनी हालत पे महमूल किया और मेरी किसी भी बात को सच मानने से इनकार कर दिया। फिर कुछ अर्सा बाद हम सब दुबई शिफ्ट हो गए। जन्नत बीबी, वो हवेली और उस हवेली से जुड़ी हुई तल्ख़ यादें यही रह गई। फ़याज़ भाई, भाभी, फैज़ान और कुछ मेरी शौरी कोशिशों का अमल दखल भी था कि मैं इस बात को भूलने लगी। फिर मेरे पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था कि मैं दिल पे पत्थर रख के इस बात को भूल जाऊँ। या शायद मैं भूली नहीं थी, बस दिल पे पत्थर रख लिया था। जन्नत बीबी को सज़ा दिलवाने के लिए मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। ना ही इब्तदाई कुछ सालों में फैज़ान भाई और फैज़ान फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग थे कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर में पड़ने का रिस्क लेते। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल ये नहीं मान रहा कि बड़े मामा ने आपकी बात का यकीन नहीं किया। मामा ने उलझ कर कहा था। तुम्हें भी तो यकीन नहीं आ रहा? समीना ने मबहम सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मावा लहजा भर के लिए चुप सी रह गई, फिर इसरार भरे लहजे में बोली, मेरा मामला मुख्तलिफ है। एक बेहद अजीबो गरीब किस्म का इंकशाफ आपने अचानक मेरे सामने लाकर रख दिया। और अगर सच कहूँ तो बात ये नहीं कि मुझे आपकी बातों का एतबार नहीं है। मुझे आपकी हर बात पर यकीन है मम्मी, लेकिन आपकी डिमांड मैं पूरी नहीं कर सकती। क्या तुम्हें अपने बाबा से मोहब्बत नहीं है? तुम नहीं चाहती कि उनका कातिल को सज़ा मिले? मोहब्बत है, लेकिन इस मोहब्बत को एक्सप्लॉइट तो ना करें।
मावा बुरी तरह चिढ़ गए। बाबा ने जो अजियतें बर्दाश्त की, आपने जो मसाइब सहे, वो सब अपनी जगह अफसोसनाक सही, लेकिन मेरा उस हवेली में जाना बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे मैं खुद को मौत के मुंह में धकेल दूँ। मैं डरपोक या बुज़दिल नहीं हूँ, लेकिन खुदकुशी के हक़ में भी नहीं हूँ। जो औरत फिजान मामा और बड़े मामू को मरवाने की धमकी दे सकती है, आपका क्या ख्याल है मुझे ज़िंदा उस हवेली से वापस आने देगी? तुम आयरिश नेशनल हो मावा, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चंद रोज़ गायब रहोगी तो एम्बेसी हरकत में आ जाएगी, फिर तुम्हारे दोनों मामू भी इस पोजीशन में आ चुके हैं कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचने दे। समीना ने कहा और मावा हक्का बक्का सी उन्हें देखती रह गई। ये उसकी माँ नहीं थी, ये कोई और औरत थी जो उसे खुद मौत के मुँह में धकेल रही थी। इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि तब तक मैं मर चुकी होंगी। वो कुर्सी धकेल कर उठी और तेज़ कदम उठाती बाहर निकल गई। समीना ने गहरी सांस भरकर कुर्सी की पुष्ट से कमर लगा ली। वो जानती थी मावा का रद्द अमल यही होगा। कभी ऐसा होता है जहन बिल्कुल बंद सा हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत नाकारा लगने लगती है, बिल्कुल ऐसे जैसे तन तना इंसान की कश्ती समंदर की वसतों में भटक रही हो और पतवार भी हाथ से छूट कर गहरे पानियों में जा सोई हूँ। तो मावा की हालत भी कुछ ऐसी ही हो रही थी, बंद बंद सा जहन उलझी हुई सी सोचे। वो झूले पर बैठी थी, झूला बिल्कुल साकित था। मावा ने गर्म शॉल अपने गिर लपेट रखी थी और उसके रेशमी लेकिन उलझे हुए बेतरतीब बाल शानों पर पड़े थे। जिस वक्त समीना जाली का दरवाज़ा धकेलकर बाहर निकली, उसे वहाँ बैठे 30 मिनट से शायद कुछ ज़्यादा वक्त गुजर चुका था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने गर्दन मोड़कर लहजा भर के लिए समीना की तरफ देखा और फिर रुख मोड़ लिया। समीना आहिस्तगी से उसके साथ झूले पर बैठ गई। हल्की सी आवाज़ के साथ झूला लर्जने लगा। बेहद खामोशी के साथ वो दोनों साथ साथ बैठी लॉन का जायज़ा लेती रही, जहाँ पिछली रात के तूफ़ान ने बहुत तबाही मचाई थी। इन या खुदा मालूम कहाँ थी और पता नहीं लॉन की हालत देखकर उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। आसमान पर अभी भी बादल थे। वहाँ तेज़ हवा के झोंके के साथ फिर बारिश शुरू हो गई और वो यूकलिप्टस के चौड़े पत्तों पर तड़ातड़ बरसती बारिश की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो ये सब तयशुदा था। मावा ने दोनों के दरमियान हायल खामोशी को तोड़ा था। हमारा पाकिस्तान आना, आपका एक अरसा तक पाकिस्तान आने को टालते रहना और फिर अचानक मान जाना, यहाँ आकर सरवत आंटी के यहाँ क़याम करना और फिर शबीउल अब्बास और जलालुद्दीन से टकराना, ये सारी आपकी प्लानिंग थी मम्मी, मुझे हवेली भिजवाने के लिए? नहीं, ये मेरी प्लानिंग नहीं थी, ये कातबे तकदीर की प्लानिंग है, समीना ने इत्मीनान से जवाब दिया। पहले मैं वाकई पाकिस्तान नहीं आना चाहती थी क्योंकि मेरे दिल में जन्नत बीबी की तरफ से बहुत खदशात थे, लेकिन फिर एक रोज़ मुझे ख्याल आया कितना खौफ खाने की भी क्या ज़रूरत है, बहर कैफ वो औरत है तो इंसान ही है ना। फिर मेरी हैसियत अब किसी भी तरह उस समीना की हैसियत से मेल नहीं खाती जो कई साल पहले उस औरत के मुजालिम और ज़्यादतियाँ सहती रही थी, तो मैंने पाकिस्तान आने के लिए हामी भर ली। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ सरवत या शबीउल अब्बास और जलाल से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन बारी बारी उन सब लोगों से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ उनका यूँ मेरे सामने आना बेमकसद हरगिज़ नहीं है, ये तकदीर का इशारा है जिसे हमें समझना चाहिए। उन लोगों के ज़रिए से हम तुम्हारे बाबा के कातिल के ख़िलाफ़ सबूत ला सकते हैं, उस औरत को सज़ा दिलवा सकते हैं। मेरी बात मान लो मावा, तुम्हारी ये छोटी सी फेवर तुम्हारे बाबा की रूह को सुकून दिला देगी। ये छोटी फेवर नहीं है मम्मी, आप समझती क्यों नहीं है कि मुझे इस हवेली में भेजकर आप मेरी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रही हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह कि फिल्मों ड्रामों में इतने सालों के बाद किसी के कत्ल के सबूत इकट्ठे किए जा सकते हैं, हकीकी ज़िंदगी में नहीं। तुम्हें सबूत तलाश करना होंगे, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। उस हवेली में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो जन्नत बीबी के जुर्म का गवाह है। मैं जानती हूँ मुझे अक्सर ख्वाब में वो चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाती। तुम्हें उन लोगों को ढूंढना है मावा, वो तुम्हें मिल जाएंगे। मम्मी, आप मुझसे किस तरह की हाइपोथेटिकल बातें कर रही हैं? मावा ने सदमे से चूर आवाज़ में कहा था। ये हाइपोथेटिकल नहीं है, समीना ने गोया थक कर कहा था। मैं जानती हूँ जन्नत बीबी के जुर्म का सबूत उसी हवेली में है और इस सबूत को हासिल करने के लिए तुम्हें वहाँ जाना होगा। इससे तो अच्छा था आप मुझे बचपन में मौत के कुएं में बाइक ही चला लेने देती, तभी मर खप जाती, तो कम से कम अब आपके हाथों मौत के मुंह में धकेले जाने का अफसोस तो ना होता। उसने जल कर कहा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मावा, देखना तुम्हारे सारे खदशात धरे के धरे रह जाएंगे, समीना ने रसान से कहा था। क्या तुम नहीं चाहती तुम्हारे बाबा के कातिल को सज़ा मिले? मोहब्बत नहीं है तुम्हें उनसे? समीना ने जज्बातियत का सहारा लेना चाहा। मोहब्बत है, लेकिन आप इसे मेरी खुदगर्जी समझिए या जो मर्ज़ी। कई साल पहले खुद से जुदा हुए बाप के लिए मैं अपना आप खतरे में नहीं डाल सकती, मावा ने झिझकते हुए कहा था। सब इंसानों की तरह मुझे खुद से बहुत मोहब्बत है मम्मी, और जो रास्ता आप बता रही हूँ वो तो सरासर खुदकुशी की तरफ जाता है। उसका अंदाज़ कतई था। समीना के चेहरे पर एकदम बस मर्दगी छा गई।
यानी तुम्हारे माँ बाप जिए या मरे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता? माँ से नहीं, सिर्फ बाप से, मावा ने तेज़ी से कहा था। बाबा जिंदा होते और उन्हें कोई तकलीफ़ पहुंचाता तो मेरा रद्द-ए-अमल कुछ और तरह का होता, लेकिन ये सूरत हाल में जबकि उन्हें मुझसे बिछड़े कई साल गुजर चुके हैं, मुझे उनकी सिर्फ वो शक्ल याद है जो मैं तस्वीरों में देखती हूँ। बिलाशुबा उनकी मोहब्बत मेरे खून में शामिल है, लेकिन ये मोहब्बत इतनी शदीद नहीं है मम्मी कि मैं मौत के मुँह में कूद जाऊँ। आपको मेरी खुद गर्जी पर गुस्सा आ रहा है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं खुद गर्ज नहीं हूँ, ये आप भी अच्छी तरह जानती है। बस सिर्फ इतना है कि मैं इस बात को बगैर जज्बातियत के देख रही हूँ। बाबा के बरक्स किसी ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई होती तो मैं उसे अच्छी तरह समझ लेती, क्योंकि बहरहाल बाबा से ज़्यादा मोहब्बत मुझे आपसे है। ठीक है, तो अपने बाबा के लिए ना सही, मेरी खुशी के लिए ये काम कर दो, समीना ने कहा। मम्मी, मावा बेजार सी हो गई। आप मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम, सबसे खूबसूरत और कीमती रिश्ता है। आपके लिए तो मैं ज़िंदगी की हर खुशी से दस्तबरदार हो सकती हूँ, हत्ता कि आप अगर कहें कि मैं शरोज़ की बजाय किसी और से शादी कर लूँ तो इसके लिए भी मैं तैयार हो जाऊंगी कि इसमें आपकी रज़ा और खुशी होगी, लेकिन मैं वो नहीं कर सकती जो आप कह रही हैं। मैं हवेली नहीं जाऊंगी। बाज़ औक़ात ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि हथौड़े की पहली ज़रब शदीद थी या दूसरी। मावा के साथ भी यही हुआ था। वो अक्का बक्का समीना के मुतमईन चेहरे को देख रही थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।